Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe, happy, and healthy. For today, I have planned that we'll be covering section number 188, that is related party transactions. For the notes that I'm gonna use for this video, you can refer the description box below. I have linked them up, and if you have the study material of the institute, then also you can just refer to that study material. Otherwise, just refer to the PDF that I have mentioned below. Okay, so if you are keen to know more about the videos that I've been uploading since a long time, you can refer to the channel, and I have made the playlist for each chapter that I've covered till date. Okay, so in case you want to see any particular section, you can refer to that. If you want to see the whole chapter, you can refer to that. Okay, so without wasting any further time, let's start with section 188. Okay, so section 188, this is given on page number 3.56 of the notes. Okay, so let's start. Section 188 of the Act, along with Rule 15 of the Companies, Meetings of Board and its Powers, Rules 2014, contain provisions which regulate the related party transactions. So कौन से सेक्शन और रूल आ गया? सेक्शन नंबर 188 अलॉन्ग विद रूल 15, जिसके अंदर सारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड प्रोविजंस दिए हुए हैं. अब सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि रिलेटेड पार्टी कौन होती है, क्योंकि जब हम रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जानना ये ज़रूरी होगा कि रिलेटेड पार्टी कौन है, फिर उनके साथ ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जो सेक्शन 188 एंड सेक्शन 188 के साथ साथ रूल 15 से गवर्नड है. तो इसके लिए सबसे पहले जानते हैं रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन एज़ पर सेक्शन 2 क्लॉज 76. सो रिलेटेड पार्टी का मतलब विद रेफरेंस टू अ कंपनी क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं. मान के चलो कि आप एक कंपनी हो, तो आपके लिए कौन कौन लोग रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे. लेट्स सी. आपकी कंपनी की कोई भी डायरेक्टर है या फिर उस डायरेक्टर का कोई भी रिलेटिव है. आपकी कंपनी का कोई भी डायरेक्टर है और उस डायरेक्टर का कोई रिलेटिव है, तो वो आपके लिए पार्टी माने जाएंगे. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, कोई भी केएमपी है कंपनी का और उसका कोई रिलेटिव है, तो वो सभी आपकी कंपनी के लिए रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे. ठीक है. थर्ड पॉइंट, अ फर्म इन विच अ डायरेक्टर, मैनेजर और हिज रिलेटिव इज़ अ पार्टनर. मतलब ऐसी कोई फर्म जिसके अंदर हमारी कंपनी का जो डायरेक्टर है या हमारी कंपनी का जो मैनेजर है या कोई रिलेटिव है इनके, जो कि क्या है उस फर्म में पार्टनर हैं. तो ऐसी फर्म जिसके अंदर हमारी कंपनी का डायरेक्टर, मैनेजर या उनके रिलेटिव्स क्या है, पार्टनर हैं, तो वो फर्म भी हमारी कंपनी के लिए रिलेटेड पार्टी बन जाएगी. ठीक है, थर्ड पॉइंट. फोर्थ पॉइंट, अब बात करते हैं कि कब एक प्राइवेट कंपनी हमारी कंपनी के लिए रिलेटेड पार्टी बनेगी. जब उस प्राइवेट कंपनी के अंदर हमारी कंपनी का कोई भी डायरेक्टर या मैनेजर या उसका रिलेटिव क्या है, मेंबर या फिर डायरेक्टर है. किसी भी प्राइवेट कंपनी के अंदर हमारी कंपनी का डायरेक्टर, मैनेजर या उसके रिलेटिव क्या है, मेंबर या फिर डायरेक्टर हैं, तो वो प्राइवेट कंपनी भी हमारी कंपनी की रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी. फिफ्थ पॉइंट, अ पब्लिक कंपनी in which a director or manager is a director and holds along with his relatives more than 2% of its paid up share capital. पब्लिक कंपनी हमारी कंपनी के लिए रिलेटिव कब बनेगी, जब हमारी कंपनी का डायरेक्टर या फिर मैनेजर उस पब्लिक कंपनी का डायरेक्टर है और साथ ही साथ वो खुद अपने रिलेटिव के साथ 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल से ज़्यादा होल्ड कर रहा है. फिर से रिपीट करती हूँ, हमारी कंपनी का जो भी डायरेक्टर या फिर मैनेजर है वो पब्लिक कंपनी के अंदर डायरेक्टर है, प्लस वो क्या करता है, खुद और अपने साथ में रिलेटिव के साथ होल्ड कर रहा है उस पब्लिक कंपनी की मोर दैन 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल. तो वो पब्लिक कंपनी भी हमारी कंपनी के लिए रिलेटिव बन जाएगी. नेक्स्ट, एनी बॉडी कॉरपोरेट whose board of directors, managing director
or manager is accustomed to act in accordance with the advice, directions or instructions of a director or manager. हमारी कंपनी का जो डायरेक्टर है या फिर मैनेजर है, हमारी कंपनी के डायरेक्टर मैनेजर के हिसाब से किसी बॉडी कॉरपोरेट का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एमडी या फिर मैनेजर हमारे हिसाब से काम करते हैं, हमारी एडवाइस पर चलते हैं, हमारी डायरेक्शंस के हिसाब से काम करते हैं, हमारी इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से काम करते हैं, तो वो बॉडी कॉरपोरेट जिसमें हमारे ही डायरेक्टर्स या मैनेजर्स का कंट्रोल चल रहा है, वो बॉडी कॉरपोरेट भी हमारी कंपनी के लिए रिलेटेड पार्टी बन जाएगी। अब इसमें आपको 7th पॉइंट और पढ़ लो, फिर नोट पढ़ेंगे। 7th पॉइंट में लिखा है एनी पर्सन ऑन हुज एडवाइस, डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस अ डायरेक्टर और मैनेजर इज़ अकस्टम्ड टू एक्ट। कोई भी पर्सन है जिसकी एडवाइस पर, डायरेक्शंस पर, इंस्ट्रक्शंस पर अ डायरेक्टर और मैनेजर इज़ अकस्टम्ड टू एक्ट। कोई भी पर्सन है जिसकी एडवाइस पर, डायरेक्शंस पर, इंस्ट्रक्शंस पर हमारी कंपनी का डायरेक्टर मैनेजर जो है अकस्टम्ड टू एक्ट है, तो वो पर्सन भी हमारी कंपनी के लिए क्या बन जाएगा, रिलेटेड पार्टी बन जाएगा। पिछले वाले प्रोविज़न में हम किसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एमडी या फिर मैनेजर को डायरेक्शंस दे रहे थे, इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। इस वाले प्रोविज़न में कोई और पर्सन है जिसकी एडवाइस पे हमारी कंपनी का डायरेक्टर मैनेजर अकस्टम्ड टू एक्ट हो रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो रिलेटेड पार्टी हो जाएगा। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है। इट इज़ प्रोवाइडेड दैट सब क्लॉजेस 6 and 7 shall not apply to the advice or directions or instructions which are given in the professional capacity। अगर ये एडवाइस, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन किसी प्रोफेशनल कैपेसिटी की लिमिट में दी जा रही है, मतलब एज अ प्रोफेशनल द डायरेक्शंस, एडवाइस एंड इंस्ट्रक्शंस आर बीइंग गिवन, तो उस केस में आप इसको रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में मत कवर कर लेना। मतलब अगर जो बंदा एडवाइस दे रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, वो किसी प्रोफेशनल कैपेसिटी में ये ऐसा कर रहा है, तो उस पर्सन को आप कंपनी का रिलेटेड पार्टी नहीं मानेंगे। नहीं तो समझो कि जो इंटर्स हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स हैं, उनकी बात मानकर अगर कंपनी को चेंजेस करती है, रिलेटेड पार्टी बन जाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि ऑडिटर या इंटरनल ऑडिटर, जो भी स्टैट ऑडिटर है, इंटरनल ऑडिटर है, वो किस कैपेसिटी में इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में दे रहे हैं। नेक्स्ट, any body corporate which is a holding, subsidiary or an associate company of such company। तो कोई भी बॉडी कॉरपोरेट है जो कि होल्डिंग है, सब्सिडरी है या फिर एसोसिएट है हमारी कंपनी की कोई भी बॉडी कॉरपोरेट जो होल्डिंग है या फिर सब्सिडरी है या फिर एसोसिएट है, तो वो बॉडी कॉरपोरेट भी क्या बन जाएगी, रिलेटेड पार्टी बन जाएगी। A subsidiary of a holding company to which it is also a subsidiary। कोई होल्डिंग कंपनी है, any body corporate which is a subsidiary of a holding company to which it is also a subsidiary। See, जब भी ऐसे पॉइंट्स दिए होते हैं ना कि ऊपर आपको एक पॉइंट दे दिया, फ्रेज़ दे दिया, फिर नीचे उसके फिर से सब पॉइंट्स बनाए हुए हैं, तो हमेशा कैसे रीड करो, जब भी एक पॉइंट पढ़ रहे हो तो ऊपर से उसको फिर से पढ़ो। एनी बॉडी कॉरपोरेट विच इज़, जब ए पढ़ोगे तो पूरा ए पढ़ो, फिर जब बी पढ़ोगे तो पूरा ऊपर से पढ़ के बी को फिर से पढ़ो। तो ऐसे करके पढ़ोगे तो आपको क्लियर होगा। तो जैसे मैं बी पढ़ रही हूँ तो मैं पढ़ रही हूँ एनी बॉडी कॉरपोरेट विच इज़ अ सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग टू विच इट इज़ ऑल्सो अ सब्सिडरी। मतलब हमारी कंपनी क्या है, सब्सिडरी, किसी होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी है हमारी वाली कंपनी। अब इसी होल्डिंग की जो दूसरी वाली सब्सिडरी है ना, उस बॉडी कॉरपोरेट की बात कर रहे हैं कि वो जो दूसरी सब्सिडरी है जिसका होल्डिंग कंपनी कॉमन है, वो सब्सिडरी कंपनी हमारी भी क्या हो जाएगी, रिलेटेड पार्टी हो जाएगी। सो फिर से बताती हूँ इसमें क्या कह रहे हैं, एनी बॉडी कॉरपोरेट विच इज़ अ सब्सिडरी ऑफ अ होल्डिंग कंपनी टू विच इट इज़ ऑल्सो अ सब्सिडरी। तो दो सब्सिडरीज S1 S2 क्या हो जाएंगी, आपस में रिलेटेड पार्टी हो जाएगी। एन इन्वेस्टिंग कंपनी और दी वेंचरर ऑफ द कंपनी, कंपनी की कोई भी इन्वेस्टिंग कंपनी है या फिर वेंचरर ऑफ द कंपनी है, तो वो भी क्या बन जाएगी,
रिलेटेड पार्टी बन जाएगी। अब नोट में क्या दिया हुआ है नेक्स्ट पेज पर, इट इज़ क्लैरिफाइड बाय वे ऑफ एक्सप्लेनेशन दैट द इन्वेस्टिंग कंपनी और द वेंचरर ऑफ द कंपनी, जैसे जॉइंट वेंचर्स वगैरह होते हैं, सो इन्वेस्टिंग कंपनी और द वेंचरर ऑफ अ कंपनी मीन्स अ बॉडी कॉरपोरेट हुज इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी वुड रिजल्ट इन द कंपनी बिकमिंग एन एसोसिएट ऑफ द बॉडी कॉरपोरेट। इसमें क्या कहना चाहते हैं कि इन्वेस्टिंग कंपनी है या वेंचरर है किसी कंपनी की, हमारी कंपनी की, का मतलब क्या है, वो बॉडी कॉरपोरेट जिसकी इन्वेस्टमेंट से ये कंपनी उस इन्वेस्टिंग कंपनी की या फिर वेंचरर कंपनी की क्या बन जाएगी, एसोसिएट कंपनी बन जाएगी। जैसे कि इन्वेस्टिंग कंपनी है मानो एक साइड पर, वेंचरर ऑफ द कंपनी है, इसने हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, इतना इन्वेस्टमेंट किया कि हमारी कंपनी उसके लिए क्या बन गई, एसोसिएट कंपनी बन गई। ठीक है, तो उस केस में माना जाएगा कि आपका जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, उसकी वजह से आप कवर हो जाओगे। तो मतलब बताया हुआ है कि कब आप उसकी क्या एक्सप्लेनेशन है इस चीज़ की। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग कंपनी का मतलब क्या हो गया कि ऐसी कंपनी जिसकी वजह से हमारी कंपनी उस इन्वेस्टिंग कंपनी या वेंचरर ऑफ द कंपनी की क्या बन जाएगी, एसोसिएट। तो उस केस में वो इन्वेस्टिंग कंपनी या फिर वेंचरर ऑफ द कंपनी विल बिकम द रिलेटेड पार्टी टू आवर कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पशन पे आ जाते हैं। आपको तो पता ही है एग्जाम्पशन का बॉक्स बड़ा फेमस है, हर प्रोविजन पढ़ती सीधा एग्जाम्पशन आ जाती है, तो यहाँ पर भी एग्जाम्पशन आ गई। In case of a private company which has not committed a default in filing its financial statements under Section 137 or annual return under Section 92 with the registrar, subclause 8 of clause 76 of 2, मतलब सेक्शन 2 का क्लॉज 76 क्लॉज 8 जो हमने अभी अभी पढ़े, तो क्लॉज 8 हमने यहाँ पर पढ़ा था, लास्ट वाला पॉइंट है। अब एनी बॉडी कॉर्पोरेट विच इज़ अ होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट ऑफ सच कंपनी, या फिर एनी बॉडी कॉर्पोरेट विच इज़ अ सब्सिडरी ऑफ अ होल्डिंग टू विच इट इज़ ऑल्सो अ सब्सिडरी, या फिर एनी बॉडी कॉर्पोरेट विच इज़ एन इन्वेस्टिंग कंपनी और द वेंचरर ऑफ द कंपनी। इस क्लॉज की बात कर रहे हैं कि ये वाला क्लॉज एक प्राइवेट कंपनी को अप्लाई नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब उसने सेक्शन 137 और सेक्शन 92 का कंप्लायंस किया हो, तो एक किसी भी प्राइवेट कंपनी के ऊपर ये लास्ट वाला क्लॉज अप्लाई नहीं होगा, इसकी बात करें। सब क्लॉज अप्लाई नहीं होगा, इसकी बात की जा रही है जब उसने सेक्शन 137 और सेक्शन 92 का कंप्लायंस किया हो। अब आ जाते हैं 9th पॉइंट पर। 9th पॉइंट क्या कहता है, सच अदर पर्सनस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब प्रिस्क्राइब्ड चीज़ कहाँ पर दी होती है, रूल्स में दी होती है। तो रूल कौन सा है, रूल 3 है, नीचे ही बॉक्स बना हुआ है, वो उसी से रिलेटेड है। रूल 3, in this respect, Rule 3 of the Companies Specification of Definitions Details Rules 2014 provides that for the purposes of sub-clause 9 above, a director other than an independent director or KMP of the holding company or his relative with reference to a company shall be deemed to be a related party। अब यहाँ पर कोई डीमिंग फिक्शन लगाया है कि ये बंदे डीम्ड टू बी रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे। कौन से बंदे, यहाँ पर बोला है कि जो भी कोई डायरेक्टर है अदर दैन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स या फिर केएमपी, तो कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को हटा दो, केएमपीज़ को हटा दो, इसके बाद जो भी बच गए उन डायरेक्टर्स को ले लो। डायरेक्टर्स कहाँ के, डायरेक्टर्स ऑफ द होल्डिंग कंपनी और हिज रिलेटिव विद रेफरेंस टू द कंपनी। कंपनी की जो होल्डिंग कंपनी है, कंपनी की जो होल्डिंग कंपनी है उसमें जो भी डायरेक्टर्स हैं अदर दैन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स या फिर केएमपी, तो वो डायरेक्टर्स प्लस उनके जो रिलेटिव्स हैं वो माने जाएंगे कि हमारी कंपनी के लिए रिलेटेड पार्टी है। तो ऐसा मान के चलो, जो होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी में जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है केएमपी और उसके रिलेटिव्स हैं उनको हटाओ, उसके अलावा जो भी बचे, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, सॉरी, अ डायरेक्टर अदर दैन एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और केएमपी ऑफ द होल्डिंग कंपनी और हिज रिलेटिव्स। तो इसमें बोल रहे हैं, सॉरी मैंने एक चीज़ गलत बोल दी थी, मैंने बोल दिया था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स केएमपी और उसके रिलेटिव्स को हटाओ, नहीं, सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और केएमपी को रिमूव कर दो फ्रॉम द लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स दैट यू हैव इन योर होल्डिंग कंपनी। ठीक है, उसमें सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और केएमपी को हटा दो। अब जो बच गए डायरेक्टर्स, उन डायरेक्टर्स के रिलेटिव्स और वो डायरेक्टर्स हमारी कंपनी के लिए डीम्ड टू बी रिलेटेड पार्टीज़ हैं, ये बोला हुआ है।
आई होप आपको क्लियर हो गया है। अगर नहीं हुआ है तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारी कंपनी है ए लिमिटेड, हमारी होल्डिंग कंपनी है एच लिमिटेड। एच लिमिटेड के जो भी डायरेक्टर्स हैं उन सभी को ले लो। उन डायरेक्टर्स में से सिर्फ KMPs और किसको हटा दो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को हटा दो। ठीक है, तो जो भी डायरेक्टर्स बच गए वो ए लिमिटेड के लिए माने जाएंगे रिलेटेड पार्टीज़। प्लस जो एच लिमिटेड के डायरेक्टर्स हैं उनके रिलेटिव्स हैं ना, वो भी ए लिमिटेड के लिए माने जाएंगे कि वो रिलेटेड पार्टी है। आई होप आपको पक्का पक्का क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं बात रिलेटिव की डेफिनेशन, क्योंकि हमने बहुत जगह पढ़ा रिलेटिव रिलेटिव रिलेटिव। अब रिलेटेड पार्टी तो समझ आ गया। रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में एक और मीनिंग है जिसने हमें परेशान किया, जो है रिलेटिव। तो रिलेटिव की डेफिनेशन क्या होती है? तो रिलेटिव की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 77 में दी हुई है, विच डिफाइंस द टर्म रिलेटिव। Accordingly, relative with reference to any person means anyone who is related to another. If they are the members of the HUF, they are husband and wife, तो husband and wife relatives होते हैं, HUF के members relative होते हैं। One person is related to the other in the prescribed manner as under। अब कुछ prescribed manner है, कैसे? एक person है, ऐसा मान के चलो, उसके father, उसकी mother, इंक्लूडिंग दी स्टेप फादर स्टेप मदर, फिर उसके सन डॉटर, फिर सन की वाइफ एंड डॉटर का हस्बैंड, उस इंडिविजुअल का ब्रदर सिस्टर, सभी आपके रिलेटिव होते हैं। एक चीज़ पॉइंट नोट करने वाली है कि इसमें ब्रदर सिस्टर मदर फादर सन सबके लिए इंक्लूडिंग स्टेप रिलेशंस लिखा हुआ है, बट फॉर द डॉटर स्टेप डॉटर इज़ नॉट इंक्लूडेड as per the section, and son's wife and daughter's husband obviously won't including the step son's wife and step daughter's husband, that is not mentioned obviously। ठीक है, तो ये सब आप इसको याद रखोगे। डेफिनेशन बड़ी इजी है, इंडिविजुअल इमेजिन करो, फिर देखो उसकी ऊपर हेरिडिटी में कौन आ गया, मदर फादर, नीचे इसके डॉटर एंड सन, फिर उसके जैसे कौन होते हैं, ब्रदर सिस्टर। ठीक है, फिर अब आप देख लो सन और वाइफ, सन और आपकी जो भी वो है डॉटर है उसकी वाइफ और हस्बैंड ले लो, प्लस आपकी खुद की वाइफ तो ऑब्वियसली आपका रिलेटिव होते हैं, जो हमने पॉइंट नंबर 2 में पढ़ लिया था। तो बेसिकली इंडिविजुअल इमेजिन करो, फिर ऊपर देखो मदर फादर, नीचे देखो आपके सन डॉटर, फिर साइड में देखो ब्रदर सिस्टर, और 3 लोगों की वाइफ, आपकी खुद की वाइफ नहीं बोल सकते, तीनों की, आपका स्पाउस, आपके डॉटर का स्पाउस, आपके सन का स्पाउस, ये तीनों आपके आ जाएंगे रिलेटिव की डेफिनेशन में। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस टू विच सेक्शन 188 इज़ एप्लीकेबल। अब आ जाते हैं मेन सेक्शन पर। अभी तक तो हमने डेफिनेशंस समझी कि ये किस पर लगेगा, कौन कौन रिलेटेड पार्टी होती है, रिलेटिव कौन होता है, वगैरह वगैरह। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 188 के प्रोविजंस क्या हैं। Section 188 subsection 1 specifies certain transactions, that is contracts or arrangements, which shall be termed as related party transactions if a company undertakes them with a related party। तो 188 subsection 1 में क्या बताया हुआ है? ट्रांजैक्शंस बता रखी हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स बता रखे हैं, अरेंजमेंट्स बता रखी हैं। जो ट्रांजैक्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स अरेंजमेंट्स आप किसके साथ करते हो? रिलेटेड पार्टी के साथ करते हो, जो हमने जस्ट अभी डेफिनेशन पढ़ी। ये ट्रांजैक्शंस अगर आप रिलेटेड पार्टी के साथ करते हो तो सेक्शन 188 एप्लीकेबल हो जाएगा। सच ट्रांजैक्शंस आर डिपिक्टेड एज बिलो। क्या क्या ट्रांजैक्शंस हैं? पहली ट्रांजैक्शन है सेल, परचेज और सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और मटेरियल्स। दूसरी ट्रांजैक्शन है सेलिंग और अदरवाइज डिस्पोजिंग ऑफ और बाइंग प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। थर्ड है लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। सेकंड में हमने पढ़ा था सेलिंग, डिस्पोजिंग, बाइंग प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। थर्ड में हमने पढ़ा लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। फोर्थ में हम पढ़ रहे हैं अवेलिंग और रेंडरिंग ऑफ एनी सर्विसेज। तो आप क्या कर रहे हो? सर्विसेज अवेल कर रहे हो, रेंडर कर रहे हो। ए में हमने पढ़ा था सेल, परचेज, सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और मटेरियल्स। बी और सी में हमने प्रॉपर्टी से रिलेटेड पढ़ा, क्या? सेलिंग, डिस्पोजिंग, बाइंग। और तीसरे में हमने पढ़ा लीजिंग।
ई पॉइंट में लिखा है अपॉइंटमेंट ऑफ एन एजेंट फॉर परचेज और सेल ऑफ गुड्स, मटेरियल्स, सर्विसेज और प्रॉपर्टी। मतलब इन्हीं सब चीज़ों को करने के लिए जो हमने जस्ट ऊपर पढ़े हैं उसको करने के लिए आपने कोई एजेंट अपॉइंट किया है तो वो ट्रांजैक्शन कवर हो जाएगी। Such related parties appointment to any office or place of profit in the company, its subsidiary company or associate company। अब बात आती है ये ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन आपको बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। सो बॉक्स के अंदर क्या डेफिनेशन दी हुई है, The expression office or place of profit means any office or place where such office or place is held by a director. If the director holding it receives from the company anything by way of remuneration over and above the remuneration to which he is entitled as a director by way of salary, fee, commission, perquisites and any rent free accommodation या फिर कुछ भी और, तो कोई भी डायरेक्टर है जिसको आप जितना रेमुनरेशन मिलने के लिए वो एंटाइटल्ड है उससे ज़्यादा दे रहे हो, तो वो डायरेक्टर का जो ऑफिस है या प्लेस है वो मानी जाएगी, वो ऑफिस या प्लेस ऑफ प्रॉफिट है क्योंकि आप कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हो। नेक्स्ट, वेयर सच ऑफिस और प्लेस इज़ हेल्ड बाय एनी इंडिविजुअल अदर दैन अ डायरेक्टर और बाय एनी फर्म, तो कोई भी इंडिविजुअल होल्ड कर रहा है ऐसी प्लेस अदर दैन अ डायरेक्टर, क्यों, क्योंकि डायरेक्टर के लिए तो ऊपर बता दिया, अदर दैन अ डायरेक्टर इंडिविजुअल नीचे कवर हो गया, या फिर कोई भी फर्म है या प्राइवेट कंपनी है या फिर बॉडी कॉरपोरेट है। इफ़ द इंडिविजुअल फर्म या फिर प्राइवेट कंपनी या फिर बॉडी कॉरपोरेट होल्डिंग इट रिसीव्स from the company anything by way of remuneration, salary, fee, commission, perquisites, any rent free accommodation और otherwise, तो वो भी आपका माना जाएगा कि वो होल्ड कर रहे हैं ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट इन द कंपनी। ठीक है, तो आई होप आपको डेफिनेशन समझ आ गई। अब आप प्रोविजन वापस से पढ़ो, आपको पक्का क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा है, सच रिलेटेड पार्टीज अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस, मतलब कोई भी ऐसी रिलेटेड पार्टी है जिसका अपॉइंटमेंट हुआ किसी ऐसी प्लेस ऑफ ऑफिस के लिए जो कि प्रॉफिट वाली है इन द कंपनी, मतलब उसको ओवर एंड अबव मिल रहा है इन केस ऑफ डायरेक्टर्स, या फिर कोई अदर हैं तो उनको ये सब चीज़ें मिल रही हैं। क्या मिल रही है, रेंट फ्री अकोमोडेशन, सैलरी, फी, कमीशन, परक्विजिट्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो उस केस में वो ट्रांजैक्शन जो रिलेटेड पार्टी की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, कंपनी के अंदर हो रही है या तो ये अपॉइंटमेंट, या फिर कंपनी की सब्सिडरी कंपनी के अंदर अपॉइंटमेंट हो रही है रिलेटेड पार्टी की, या फिर किसी भी एसोसिएट कंपनी के अंदर रिलेटेड पार्टी की अपॉइंटमेंट हो रही है किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है, तो वो ट्रांजैक्शन आपकी सेक्शन 188 में कवर हो जाएगी। Underwriting the subscription of any securities or derivatives thereof of the company. So subscription किस चीज़ का, सिक्योरिटीज़ का, डेरिवेटिव्स का, कंपनी की सिक्योरिटीज़ डेरिवेटिव्स को अंडरराइट करना, उसके लिए भी ट्रांजैक्शन मानी जाएगी कि आप सेक्शन 188 में कवर हो रहे हो। ठीक है, तो ये तो ट्रांजैक्शंस की बात हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। It is noteworthy that section 188 does not bar a company from entering into related party transactions. ये noteworthy है कि जो सेक्शन 188 है वो किसी भी कंपनी को इस चीज़ से तो नहीं मना कर रहा कि वो कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में एंटर करे। देखो, कोई भी प्रोविज़न लिखा हुआ है जहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस हैं या फिर कुछ ना कुछ डाला हुआ है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो करने से मना कर रहे हैं। यहाँ पर ये नहीं मना किया कि आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस अंडरटेक नहीं कर सकते। यहाँ पर लिखा है करोगे, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, कुछ प्रोविजंस हैं जिनको आपको कंप्लाई करना पड़ेगा, दैट्स इट। तो इट इज़ नोटवर्दी that section 188 does not bar a company from entering into related party transactions. They can very well be undertaken, but after following the procedure prescribed as per the law, like taking permission from the board and if required from the company in the general meeting when prescribed limits are exceeded. मतलब इससे हिंट लग गया कि कुछ ना कुछ लिमिट दी हुई है, इस लिमिट तक कर रहे हो तो ठीक है, इससे ज़्यादा करोगे तो आपको जनरल मीटिंग का रेजोल्यूशन चाहिए होगा। वैसे परमिशन लेनी है बोर्ड से, बट अगर लिमिट एक्सीड हो गई तो बोर्ड के साथ साथ आपको जनरल मीटिंग का भी रेजोल्यूशन चाहिए हो सकता है।
साथ में भी चाहिए हो सकता है, या फिर और वर्ड भी लिखा हो सकता है। अभी हम सिर्फ कुछ गेस नहीं करते, हम सिर्फ अभी सिंपल प्रोविज़न पढ़ते हैं। तो इसमें सिर्फ ये लिखा है कि आपको जैसे कि परमिशन लेनी हो सकती है बोर्ड से, एंड इफ़ रिक्वायर्ड कंपनी से भी लेने की ज़रूरत हो सकती है व्हेन द प्रिस्क्राइब लिमिट्स आर एक्सीडेड। इफ़ द प्रोविजंस डू नॉट रिक्वायर एनी प्रोसीजर टू बी फॉलोड, अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा कि आपको प्रोसीजर फॉलो करने की ज़रूरत है, तो ये जो ट्रांजैक्शंस है आप ईजिली अंडरटेक कर सकते हो विदाउट फॉलोइंग द प्रोसीजर। ऑब्वियसली बात है, जब कोई प्रोसीजर किसी ट्रांजैक्शन के लिए मना करा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, तो ऑब्वियसली आपको कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं करना। अगर लिखा है तो जैसा लिखा है वैसे कंप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पर, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस फॉर विच नो अप्रूवल इज़ रिक्वायर्ड। मतलब इन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस पर तो कोई अप्रूवल नहीं चाहिए, तो कोई भी प्रोसीजर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फोर्थ प्रोविजो टू सेक्शन 188 सबसेक्शन 1, इन केस एनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड इनटू बाय द कंपनी इन इट्स ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड एट एन आर्म्स लेंथ बेसिस। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है ना, एंड, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपने कंपनी ने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की है ऑर्डिनरी कोर्स में, लेकिन आर्म्स लेंथ पर नहीं करी, तो इसी चीज़ को तो रोकने के लिए प्रोविज़न प्रोसीजर लगाए जा रहे हैं। तो अगर आपने आर्म्स लेंथ पर भी करी है और ऑर्डिनरी कोर्स में करी है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, तो नो प्रोसीजर टू बी फॉलो, देयर इज़ नो अप्रूवल रिक्वायर्ड। तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए, ऑर्डिनरी कोर्स में एंड एट आर्म्स लेंथ। सेक्शन 188 सबसेक्शन 1 इज़ नॉट अट्रैक्टेड एंड देयरफॉर नो अप्रूवल इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो आर्म्स लेंथ बेसिस पर हो रही है। आर्म्स लेंथ बेसिस का मतलब ऐसे हो रही है जैसे कि ये दोनों पार्टीज़ रिलेटेड नहीं है, और ये ट्रांजैक्शन अगर किसी अनरिलेटेड पार्टी के साथ भी होती तो इसी प्राइस पर होती, इसी तरीके से होती, इसी अग्रीमेंट की तरह होती। तो ऐसा हो रहा है जैसे किसी अनरिलेटेड के साथ हो रहा है, तो भी आपको कोई भी प्रोविज़न अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको कोई अप्रूवल प्रोसीजर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। However, transactions which are not on arm's length basis shall require the appropriate approval. तो सिंपली क्या कह सकते हो, ट्रांजैक्शन जो हो रही है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के में हो रही है, बट फर्स्ट पार्ट आप बना सकते हो, मतलब इसको आप चार्ट की फॉर्म में बना सकते हो। फर्स्ट पार्ट में लिख सकते हो ऑन आर्म्स लेंथ बेसिस, सेकंड नॉट ऑन आर्म्स लेंथ बेसिस। आर्म्स लेंथ बेसिस पर है तो नो अप्रूवल रिक्वायर्ड, नॉट ऑन आर्म्स लेंथ बेसिस है तो आपको अप्रोप्रिएट अप्रूवल रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, अब बात आती है आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है। तो अ ट्रांजैक्शन बिटवीन टू रिलेटेड पार्टीज दैट इज कंडक्टेड एज इफ दे वर अनरिलेटेड सो दैट देयर इज़ नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है यहाँ तक। सो नेक्स्ट, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस रिक्वायरिंग कंसेंट ऑफ द बोर्ड, मतलब यहाँ पर बोर्ड का रेजोल्यूशन चाहिए। In case a related party transaction covered under section 188 subsection 1, that is contract or arrangement between a company and a related party, is not on arm's length basis. Obviously not on arm's length basis है, तभी तो अप्रूवल की रिक्वायरमेंट आ रही है, नहीं तो फिर तो सबसेक्शन 1 फोर्थ प्रोविज़ो में कवर हो जाता। नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि आर्म्स लेंथ बेसिस पर नहीं है। अब आर्म्स लेंथ बेसिस पर नहीं है, प्लस ऑल्सो डज नॉट रिक्वायर अप्रूवल ऑफ दी शेयर होल्डर्स, मतलब इस केस में आपको शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेने की भी ज़रूरत नहीं है, प्लस आर्म्स लेंथ बेसिस पर नहीं है। देन इन दैट केस आपको बोर्ड मीटिंग का रेजोल्यूशन चाहिए होगा। इट शैल बी एंटर्ड इनटू बाय द कंपनी आफ्टर ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गिवन बाय अ रेजोल्यूशन एट अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड, मतलब रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन पास नहीं हो सकता है, क्योंकि लिखा है रेजोल्यूशन एट अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड सब्जेक्ट टू द कंडीशंस एज prescribed by Rule 15(1) of the Companies Meetings of Board and its Powers Rules 2014। आर्म्स लेंथ बेसिस पर भी नहीं हो रही है ट्रांजैक्शन, प्लस उसमें शेयर होल्डर्स का अप्रूवल भी नहीं चाहिए, ऐसी ट्रांजैक्शन हो रही है। तो उस केस में आपको बोर्ड मीटिंग का रेजोल्यूशन चाहिए, और वो रेजोल्यूशन जो है वो बोर्ड मीटिंग के अंदर ही पास होगा, और प्लस कुछ कंडीशंस है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। According to Rule 15(1), if a company enters into a transaction with a related party, the agenda of the board meeting at which the resolution is proposed to be moved shall disclose the following matters. So, according to Rule 15(1), अगर कंपनी एंटर करती है किसी ट्रांजैक्शन में किसी रिलेटेड पार्टी के साथ, तो कुछ एजेंडा है बोर्ड मीटिंग का जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। रेजोल्यूशन जो प्रपोज्ड है उसको इस तरीके से डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्या क्या डिस्क्लोजर्स होंगे? द नेम ऑफ द रिलेटेड पार्टी एंड द नेचर ऑफ रिलेशनशिप, क्या है रिलेटेड पार्टी का नाम, रिलेशनशिप कौन सा है, किस वजह से रिलेटेड पार्टी बनी है, ये बताना पड़ेगा। नेचर, ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड द पर्टिकुलर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट या फिर अरेंजमेंट बताना पड़ेगा। मटीरियल
टर्म्स बतानी पड़ेंगी कॉन्ट्रैक्ट की, अरेंजमेंट की, जैसे कि वैल्यू क्या है, ये सब. एनी एडवांस पेड और रिसीव्ड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट इफ़ एनी. The manner of determining the pricing and the other commercial terms both included as part of the contract and not considered as a part of the contract. सो कौन से ऐसे टर्म्स हैं, चाहे फिर वो प्राइसिंग से रिलेटेड हो, कमर्शियल टर्म्स हों, जिसकी मदद से आपने प्राइसिंग करी है, जो कि इंक्लूड करे गए हैं आपके एज अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और कौन से ऐसे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं कंसिडर किए गए हैं, वो सभी मेंशन करो. वेदर ऑल दी फैक्टर्स रेलिवेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट हैव बीन कंसिडर्ड. क्या जो भी फैक्टर्स रेलिवेंट हैं, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हैं, ज़रूरी हैं, उनको कंसिडर किया गया है. अगर नहीं किया गया है तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनको कंसिडर नहीं किया गया है, एंड विद व्हाट रैशनल आपने इनको कंसिडर नहीं किया, क्यों नहीं कंसिडर किया है वो बताओ. Any other information relevant or important for the board to take a decision on the proposed transaction. और भी कोई इन्फॉर्मेशन है relevant तो वो भी आपको बताना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा. नेक्स्ट पेज. नोट. According to Rule 15(2), in case is interested in any contract or arrangement with a related party. अगर कोई भी डायरेक्टर इंटरेस्टेड है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, अरेंजमेंट में अपनी रिलेटेड पार्टी के साथ, तो उसको वो डायरेक्टर ऑब्वियसली मीटिंग में प्रेजेंट नहीं होगा जब भी इस रेजोल्यूशन से रिलेटेड डिस्कशन हो रहा होगा, नहीं तो वो तो अपना वोट कास्ट कर देगा. वो अपने डिस्कशंस में ऑब्वियसली प्रेज करेगा रिलेटेड पार्टी को, उसी की साइड लेगा. तो इसीलिए जो भी डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, जिसकी वजह से रिलेटेड पार्टी बन रहा है, वो तो बाहर, वो नहीं अटेंड कर सकता ये वाली मीटिंग जब भी डिस्कशन हो रहा है. नेक्स्ट. रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस रिक्वायरिंग अप्रूवल बाय द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. अब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस जहाँ पर जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए. In case a company enters into a contract or arrangement with a related party and the value of transaction exceeds the prescribed value as per Rule 15(3), जब अभी हम पढ़ने वाले हैं, उसके हिसाब से ट्रांजैक्शन की वैल्यू अगर एक्सीड कर जाती है तो उस केस में इट शैल बी एंटर्ड इनटू विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द कंपनी बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. तो जनरल मीटिंग का कौन सा रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड होगा. अब आपको पता चल गया कि कब आपको जनरल मीटिंग के ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है, पता चल गया. मतलब जो हमने अभी पीछे पॉइंट नंबर 4 पढ़ा था, उसमें लिखा था कि अगर आर्म्स लेंथ बेसिस पर ट्रांजैक्शन नहीं है एंड उसके लिए आपको शेयर होल्डर्स का अप्रूवल भी नहीं चाहिए, मतलब जब भी आपको बोर्ड जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए होगा, आपको बोर्ड मीटिंग का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन नहीं चाहिए होगा. जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ है. ठीक है. तो अब बात करते हैं शेयर होल्डर्स के अप्रूवल की. तो जब भी वैल्यू ट्रांजैक्शन की एक्सीड कर जाती है प्रेस्क्राइब वैल्यू से, तो उस केस में आपको जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है. तो ये 15(3) जो हमारा रूल है, इसके अंदर मेंशन्ड है क्या क्या आपकी लिमिट्स हैं. So, approval by an ordinary resolution is required where the transaction or transactions to be entered into as contracts or arrangements with respect to clauses A to E of section 188 subsection 1 as per the following criteria. अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है A to E clauses 188 subsection 1, ये देखो सेक्शन 188 subsection 1 है. A to E मतलब लास्ट के दो छोड़कर जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनके लिए ये वाली लिमिट्स बताई हुई हैं. लेट्स रीड द लिमिट वन बाय वन. क्या क्या लिमिट्स हैं. पहले वाले कॉलम में क्या दिया है, डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शंस दिए हैं टू बी एंटर्ड इनटू एज द कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू क्लॉज A to E ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 188. दूसरे कॉलम में आपको प्रेस्क्राइब लिमिट्स हैं जिसके लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा बाय अ रेजोल्यूशन रिलेटिंग टू दी स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस मेंशन्ड ऑन दी लेफ्ट साइड ऑफ द टेबल. मतलब ये वाली पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन जो लेफ्ट साइड में मेंशन्ड है उसके लिए आपको जो रेजोल्यूशन चाहिए उसके लिए लिमिट बता रखी है. नाउ sale, purchase or supply of any goods or materials directly or through appointment of agent. हमने जो E वाला क्लॉज था उसके अंदर पढ़ा था ना कि
इसके लिए या तो आप डायरेक्टली खुद कर रहे होगे या फिर इनडायरेक्टली करोगे। इनडायरेक्टली कैसे? बाय एन एजेंट। तो जब भी आप एजेंट के थ्रू करवा रहे हो या खुद से कर रहे हो तो उस केस में अगर जो ट्रांजैक्शन की वैल्यू है या फिर ट्रांजैक्शंस की जो वैल्यू है उसका अमाउंट 10% या फिर मोर हो जाता है, किसका 10% या मोर? टर्नओवर का 10% या मोर, तो उस केस में या फिर उसको कंपेयर करो 100 करोड़ के साथ, विच एवर इज़ लोअर। सो बेसिकली अगर आपकी ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शंस का अमाउंट 10% और मोर ऑफ द टर्नओवर या फिर 100 करोड़ विच एवर इज़ लोअर से का हो जाता है, तो बेसिकली अगर सपोज़ मेरी टर्नओवर है 2000 करोड़ की, 2000 करोड़ की मेरी टर्नओवर है, इसका मैंने 10%, तो मेरी 200 करोड़ की टर्नओवर, 200 करोड़ की लिमिट आ गई। 200 करोड़ कंपेयर्ड विद 100 करोड़ विच एवर इज़ लोअर, तो लोअर कितना है? 100 करोड़। तो ये जो 100 करोड़ है, अगर 100 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा की आपकी ट्रांजैक्शन हो जाती है तो आपको क्या लेना पड़ेगा? जनरल मीटिंग का OR। Above limit shall apply for the transaction or transactions to be entered into either individually और टेकन टुगेदर विद द प्रीवियस ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। मतलब जो ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं प्लस जो प्रपोज्ड टू बी अंडरटेकिंग है, सबको मिला जुला के देखो लिमिट एक्सीड हो रही है, नहीं हो रही है। नहीं हो रही तो बहुत बढ़िया, हो रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा अप्रूवल जनरल मीटिंग का। ठीक है, नेक्स्ट, selling or otherwise disposing of or buying property of any kind directly or through appointment of agent। so ये appointment of agent तो कॉमन सा ही हो गया क्योंकि एजेंट का अपॉइंटमेंट लिखा हुआ था वहाँ पर, तो एजेंट का अपॉइंटमेंट करके आप कर रहे हो, ठीक है, या फिर खुद से बेच रहे हो। तो उस केस में अगर ट्रांजैक्शन की जो वैल्यू है या ट्रांजैक्शंस की जो वैल्यू है 10% और मोर ऑफ दी टर्नओवर, नहीं, नेटवर्थ ऑफ द कंपनी, या फिर 100 करोड़ विच एवर इज़ लोअर, तो उस केस में भी आपको क्या करना पड़ेगा? जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। नेक्स्ट, लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड एज मेंशनड इन क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 188। अब यहाँ पर क्लॉज ई मेंशन क्यों नहीं किया? क्योंकि जब आपने सेक्शन 188 सबसेक्शन 1 पढ़ा था तो क्लॉज ई के अंदर डिस्पोजिंग वर्ड नहीं लिखा था, इफ़ यू रिमेंबर। यहाँ डिस्पोजिंग वर्ड नहीं लिखा था, यहाँ पर सिर्फ लिखा था सच अपॉइंटमेंट ऑफ एनी एजेंट फॉर परचेज और सेल। परचेज और सेल से रिलेटेड लिखा था, लीजिंग नहीं लिखा था, इसीलिए हमने इस पॉइंट में हमने लीजिंग के साथ ई क्लॉज को नहीं इंक्लूड किया है। ठीक है, सो इफ द वैल्यू ऑफ सच ट्रांजैक्शन और ट्रांजैक्शंस अमाउंट्स टू 10% और मोर ऑफ द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी, या फिर 10% और मोर ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी, या फिर 100 करोड़ विच एवर इज़ लोअर। तो यहाँ पर 3 क्राइटेरियाज आ गए। पहला 10% और मोर ऑफ द नेटवर्थ, फिर 10% और मोर ऑफ द टर्नओवर, या फिर 10% और मोर, नहीं 2 बार ही 10% और मोर है, तीसरी बार तो 100 करोड़ है। सो 10% और मोर ऑफ द नेटवर्थ, 10% और मोर ऑफ द टर्नओवर और 100 करोड़ विच एवर इज़ लोअर। ये किस केस में 3 वाली लिमिट? ये है हमारी, ये जो 3 क्राइटेरियाज हैं लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड के केस में है। पहला वाला हमने क्या पढ़ा? सेल, परचेज, सप्लाई किसी भी गुड्स मटेरियल्स के लिए डायरेक्टली कर रहे हो या फिर इनडायरेक्टली थ्रू एन एजेंट कर रहे हो, लिमिट थी 10% और मोर ऑफ द टर्नओवर और 100 करोड़ विच एवर इज़ लोअर। सेकेंड हमने पढ़ा प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड को सेल कर रहे हो, डिस्पोज कर रहे हो या बाय कर रहे हो डायरेक्टली या फिर थ्रू एन एजेंट, तो उस केस में 10% और मोर ऑफ इट्स नेटवर्थ और 100 करोड़ विच एवर इज़ लोअर। थर्ड हमने पढ़ा लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, इसमें एजेंट था क्या? नहीं। तो लीजिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड डायरेक्टली यू बाय और सेल, क्राइटेरियाज 10% और मोर ऑफ इट्स नेटवर्थ, 10% और मोर ऑफ इट्स टर्नओवर और 100 करोड़ विच एवर इज़ लोअर। फोर्थ क्या है? फोर्थ क्या बच गया? सर्विसेज बच गई। अवेलिंग और रेंडरिंग ऑफ एनी सर्विसेज डायरेक्टली और थ्रू अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट। तो या तो एजेंट के थ्रू करवा रहे हो या खुद से कर रहे हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिमिट में ना सिर्फ एक चेंज आया है। गुड्स के केस में क्या थी लिमिट? 10% और मोर ऑफ द टर्नओवर या फिर 100 करोड़ विच एवर इज़ लोअर। सर्विसेज के केस में वो लिमिट को थोड़ा सा चेंज कर दिया, जो 100 करोड़ था उसको 50 करोड़ कर दिया, बाकी सब सेम। सो इफ़ द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन और ट्रांजैक्शंस अमाउंट्स टू 10% और मोर ऑफ द टर्नओवर या फिर 50 करोड़ विच एवर इज़ लोअर। तो सिर्फ इसमें 50 करोड़ है, बाकी सब में 100 करोड़ है। लीजिंग वाले में 3 क्राइटेरियाज हैं। प्रॉपर्टी वाले में ध्यान रखना हमेशा नेटवर्थ का ज़रूर आएगा। तो इसको याद करने का तरीका जो मेरे को अच्छा लगता है, मतलब मैं जिस तरीके से याद रखती हूँ वो इस तरीके से, गुड्स का केस है 10% और मोर ऑफ द टर्नओवर, क्योंकि टर्नओवर से रिलेटेड आइटम है।
सिमिलरली सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज भी टर्नओवर से रिलेटेड है, 10% और मोर ऑफ इट्स टर्नओवर, लेकिन सर्विसेज के लिए लिमिट आधी कर दी थी ऐसा मुझे याद है, तो 50 करोड़ के साथ कंपेयर करना है, और सब में लोअर लोअर है ये तो मुझे याद रहने वाला है। ठीक है, तो 2 मेरे इस तरीके से नॉकआउट हो गए। अब मेरे पास 2 और बच गए। 2 और कौन से? प्रॉपर्टी से रिलेटेड बच गए। प्रॉपर्टी में 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो सेल होगा, डिस्पोज होगा, या परचेज होगा, या फिर लीजिंग होगी। लीजिंग के केस में एजेंट की बात नहीं करी गई है, इसके केस में एजेंट की बात भी की हुई है। किसके केस में? सेलिंग, डिस्पोजिंग, बाइंग के केस में। तो जो बाइंग वाला है उसमें सिंस लीज़ नहीं कर रहे, मतलब इकट्ठा रेवेन्यू आने वाला है, जो एसेट वाला है आपका नेटवर्थ में इंक्लूड होगा क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी थी, तो नेटवर्थ आपकी कंपनी की नेटवर्थ से रिलेटेड है, इसलिए 10% और मोर ऑफ इट्स नेटवर्थ, या फिर 100 करोड़ विच एवर इज़ लोअर। लेकिन जब हम लीजिंग की बात करते हैं तो कुछ ना कुछ आपको हर मंथ रेंट आने वाला है, रेंट से रिलेटेड है, समवेयर रिलेटेड टू इनकम, इनकम है इसीलिए टर्नओवर भी ले लिया, नेटवर्थ भी ले लिया क्योंकि प्रॉपर्टी है, और 100 करोड़ की लिमिट तो हम सब में ले ही रहे हैं एक्सेप्ट फॉर सर्विसेज जहाँ पर 50 है। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा कि लीजिंग के केस में 3 होंगे, क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ रेंटल्स होंगे इन्वॉल्व, तो टर्नओवर में भी आ जाएगा, नेटवर्थ का पार्ट है क्योंकि प्रॉपर्टी है, और 100 करोड़ तो है ही। देखो आपका तरीका कुछ अलग भी हो सकता है विच इज़ वेरी मच फाइन, क्योंकि हर कोई अलग तरीके से याद रखता है, तो जिस भी तरीके से आपको ये लिमिट्स याद हो जाए बहुत अच्छा है। आपको कोई तरीका समझ नहीं आ रहा और इस तरीके से लग रहा है कि आपको याद हो सकता है, तो आप ये तरीका फॉलो कर सकते हो। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आपको इसी तरीके से याद रखना है। इट्स जस्ट दैट हमें क्योंकि बहुत सारी लिमिट्स याद रखनी है, हर एक सब्जेक्ट में करनी है, तो कुछ ना कुछ जब हम तरीका बना लेते हैं, या फिर ऐसे एग्जाम्पल्स, बहुत लेम से होते हैं एग्जाम्पल्स, बट ठीक है कुछ एग्जाम्पल्स है जब याद करते हैं तो कई बार हो जाते हैं। तो अगर कई बार कुछ कुछ भी याद हो जाए ना तो बहुत अच्छा है। तो आपको जिस भी तरीके से याद हो उसकी तरह से याद कर लेना, ठीक है, बट याद ज़रूर करना है। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट्स कवर हो गए क्लॉज A to E। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्लॉज पर, जो हमने F वाला क्लॉज पढ़ा था। F क्लॉज से किससे रिलेटेड था? ऑफिस और प्लेस ऑफ ऑफिस वाला था, ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट वाला था। तो वेयर द ट्रांजैक्शन और ट्रांजैक्शंस टू बी एंटर्ड इनटू एज कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट इज़ फॉर द अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट इन द कंपनी, its subsidiary company or associate company at a monthly remuneration exceeding 2.5 lakh rupees as mentioned in clause so and so, approval by an ordinary resolution is required। तो अगर जो आप मंथली रेम्यूनरेशन पे कर रहे हो टू अ पर्सन जिसका अपॉइंटमेंट हुआ है टू एनी प्लेस और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो उस केस में अगर वो मंथली रेम्यूनरेशन आपका से भी ज़्यादा का है, 2.5 लाख रुपए से भी ज़्यादा का है, तो उस केस में जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है। ठीक है, 2.5 लाख है तो रिक्वायर्ड है क्या? नहीं, और याद रखना मंथली रेम्यूनरेशन है। ठीक है, नेक्स्ट, where the transaction or transactions to be entered into as a contract or arrangement is for the remuneration for underwriting the subscription of any securities or derivatives thereof of the company exceeding 1% of the net worth as mentioned in clause G of subsection 1 of section 188, approval by the ordinary resolution is required। अब ये क्या है? जब हमने लास्ट वाला क्लॉज पढ़ा था ना G, उसमें लिखा हुआ था कि आपने क्या किया है? कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट एंटर किया है किस चीज़ के लिए? रेम्यूनरेशन के लिए। क्यों आपने क्या किया ऐसा? आपने अंडरराइटिंग करी है ऑफ दी सिक्योरिटीज़ डेरिवेटिव्स, और वो जो अंडरराइटिंग करी है वो उसके लिए जो रेम्यूनरेशन है दैट एक्सीड्स 1% ऑफ द नेट वर्थ, नेट वर्थ के 1% से ज़्यादा का रेम्यूनरेशन है। ठीक है, इस चीज़ का कॉन्ट्रैक्टर है, तो उस केस में आपको जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट, अब बात आती है जो ये टर्नओवर है, नेटवर्थ है, कौन से दिन की लेनी है? तो हमें जो भी हमारा लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगा, मतलब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उसके हिसाब से टर्नओवर क्या आ रही है, नेटवर्थ क्या आ रही है, उस दिन के हिसाब से लेनी है। अब बात आती है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की, जो आपको नोटिस के साथ लगाना होगा। सो द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू बी एनेक्स्ड टू द नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग कन्वीन्ड pursuant to section 101 shall contain the following particulars, namely name of the related party,
नेम ऑफ द डायरेक्टर और केएमपी हु इज़ रिलेटेड, इफ़ एनी, नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या है। तो ये नोटिस की एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के अंदर जाएगा। कौन से नोटिस, जो जनरल मीटिंग होने वाली है ना, उसके नोटिस के एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के अंदर कि रिलेटेड पार्टी का नाम क्या है, डायरेक्टर या केएमपी कौन है जो इससे रिलेटेड हो रहा है, नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या है, नेचर, मटेरियल टर्म्स, मॉनेटरी वैल्यू, और भी कोई कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट के पर्टिकुलर्स हैं तो वो बताओ। कोई और इन्फॉर्मेशन जो रेलेवेंट हो सकती है मेंबर्स के लिए कि वो किस तरीके से डिसीजन ले, रेजोल्यूशन पास करना है नहीं करना, तो वो सब भी बताना पड़ेगा। अब आ जाते हैं नो वोटिंग बाय अ रिलेटेड मेंबर, सेकंड प्रोविज़ो टू सेक्शन 188 सबसेक्शन 1। जैसे हमने बोर्ड के लिए पढ़ा था ना कि अगर कोई डायरेक्टर रिलेटेड है तो वो, अगर कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड है तो वो उस मीटिंग को अटेंड नहीं करेगा, उस मीटिंग में वोट नहीं देगा जहाँ पर भी इस चीज़ से डिस्कशंस हो रही हैं। तो सिमिलर केस हमारा मेंबर्स के केस में भी होगा। अब अगर कोई मेंबर रिलेटेड हो जाता है तो उसको भी अलाउ नहीं करना चाहिए रेजोल्यूशन के टाइम। सो अ मेंबर ऑफ द कंपनी हु इज़ अ related party shall not vote on the resolution meant for approving any contract or arrangement which may be entered into by the company। हो सकता है कंपनी उस कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट में एंटर कर जाए तो उसके लिए उस कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट में वो जो मेंबर रिलेटेड है वो वोट नहीं देगा। हाउएवर नथिंग कंटेन्ड इन दी सेकेंड प्रोविज़ो, मतलब जो अभी पढ़ा, वोट नहीं कर सकता, ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी टू अ company in which 90% or more members in number are relatives of the promoters or are the related parties। अब जिस कंपनी के अंदर ये वोटिंग होने वाली है उस कंपनी के जो मेंबर्स हैं, नंबर ऑफ़ मेंबर्स के हिसाब से 90% या उससे ज़्यादा के जो मेंबर्स हैं वो ही प्रमोटर्स के या रिलेटिव्स हैं, या तो प्रमोटर के रिलेटिव हैं, मोर 90% और मोर ऑफ द मेंबर्स इन नंबर प्रमोटर्स के रिलेटिव हैं, या फिर वो रिलेटेड पार्टीज़ बन रही हैं मेंबर्स। तो उस केस में वोट ना करने की जो रिक्वायरमेंट थी उसका कंप्लायंस नहीं करना, क्योंकि सोचो ना 90% या उससे ज़्यादा बंदे ही अगर वोट ही कौन करेगा। इसीलिए ये रिक्वायरमेंट डाल दी कि अगर कंपनी के मेंबर्स जो हैं वो जैसे 10 हैं, 10 में से 9 या कि 10 के 10 क्या है, रिलेटेड पार्टीज़ बन रहे हैं या फिर प्रमोटर के रिलेटिव्स बन रहे हैं, दोनों ही केसेस में आपके ऊपर नो वोट वाला प्रोविज़न नहीं लगेगा, मतलब यू कैन वोट। एग्जेम्पशंस, फर्स्ट एंड सेकंड प्रोविज़ो टू सेक्शन 188 सबसेक्शन 1, मतलब जो हमने फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, मतलब कि जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, सेकंड पार्ट पढ़ा था कि क्या पार्ट पढ़ा था कि रिलेटेड मेंबर वोट नहीं करेगा। बेसिकली जनरल मीटिंग का जो पूरा प्रोविज़न है ना कि जनरल मीटिंग का ओआर पास करना पड़ता है जब लिमिट एक्सीड कर जाती है, तो ये वाले प्रोविज़न्स अप्लाई नहीं होंगे किसी भी गवर्नमेंट कंपनी के अंदर। कब? जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट एंटर हो रहा है किसी गवर्नमेंट कंपनी के साथ ही। एक गवर्नमेंट कंपनी किसी दूसरी गवर्नमेंट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट कर रही है, तो उस केस में इवन इफ लिमिट एक्सीड हो जाती है तो जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। सेकेंड पॉइंट, अप्लाई नहीं होगा किसी भी गवर्नमेंट कंपनी को अदर दैन लिस्टेड कंपनी, मतलब अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी के केस में अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट हो रहा है अदर दैन क्लॉज ए, मतलब गवर्नमेंट कंपनी, अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट हो रहा है वो किसी और गवर्नमेंट कंपनी को के साथ ही नहीं हो रहा, उसके अलावा किसी भी और के साथ हो रहा है, इन केस सच कंपनी ऑब्टेन्स अप्रूवल। तो अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी का किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट हो रहा है, जो सामने वाली पार्टी है वो गवर्नमेंट कंपनी तो नहीं है बट किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट हो रहा है, तो और इस गवर्नमेंट कंपनी ने क्या किया है, मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट से, किसकी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट से या फिर स्टेट गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट से, जो भी इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल करता है, उसको क्या है, उससे अप्रूवल ले लिया है। तो उस केस में आप कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट कर सकते हो, आपके ऊपर ये एक्सेस पर भी मेंबर्स का अप्रूवल नहीं चाहिए। ये एग्जाम्पशन कब लगेगी, बहुत मतलब आप लोगों को अच्छे से याद हो चुका होगा ये तो अब कि सेक्शन 137 और 92 का कंप्लायंस करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम्पशन चाहिए तो। ठीक है, अब आते हैं सेकंड प्रोविज़ो पर। कुछ एग्जेम्पशन है। सेकंड प्रोविज़ो बोले तो सेकंड प्रोविज़ो मतलब रिलेटेड मेंबर वोट नहीं देगा इन केस ही इज़
रिलेटेड पार्टी टू सच ट्रांजैक्शन, तो उस केस में वोट नहीं दे सकता मेंबर। लेकिन सेकंड प्रोविज़ो जो है वो नहीं लगेगा किसी भी प्राइवेट कंपनी पर जिसने भी सेक्शन 137 या 92 का कंप्लायंस किया। तो एक प्राइवेट कंपनी है उस पर ये नो वोट बाय द मेंबर वाला प्रोविज़न नहीं लगेगा। This exemption implies that a member of a private company is permitted to vote on the resolution irrespective of the fact कि वो member क्या है, related party है। अब ये हो गई दो एग्जाम्पशंस। अब बात आती है कि जो स्कोप है सेकेंड प्रोविज़ो टू सेक्शन 188 सबसेक्शन 1 का, इस पर कुछ क्लैरिफिकेशन आई कि जो सेकेंड प्रोविज़ो है टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 188 रिक्वायर्स दैट नो the company shall vote on a resolution to approve the contract or arrangement referred to in the first proviso if such a member is a related party। ये हमने provision पढ़ा था। The MC has clarified that the related party referred to in the second proviso has to be construed with reference to only the contract or arrangement for which the said resolution is being passed। ऑब्वियसली बात है, हर कोई रिलेटेड पार्टी, मतलब ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि अगर आप किसी से भी रिलेटेड पार्टी बन रहे हो तो आपको मीटिंग अटेंड नहीं करने देंगे, वोट नहीं करने देंगे। ऑब्वियसली नो, सिर्फ उस कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट के लिए जो रिलेटेड पार्टीज़ होंगी उनको रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। Thus the term related party in the above context refers only to such related party as may be a related party in the context of the contract or arrangement for which the said resolution is being passed, ठीक है। ट्रांजैक्शंस बिटवीन अ होल्डिंग कंपनी एंड इट्स होली ओन सब्सिडरी। सो अगर होली ओन सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है और ऐसी होली ओन सब्सिडरी के जो अकाउंट्स हैं वो कंसोलिडेट होते हैं विद दी होल्डिंग कंपनी, ठीक है, और फिर इनको आप शेयर होल्डर्स की मीटिंग में भी देते हो, प्रेजेंट करते हो, तो इस केस में आपको अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है बाय दी मेंबर्स। Explanation 2 to Rule 15(3) states that in case of a wholly owned subsidiary, the resolution passed by the holding company shall be sufficient for the purpose of entering into the transactions between holding company and the subsidiary, wholly owned subsidiary and the holding company। So basically अगर कोई transaction हो रही होती इन दोनों के बीच में, किन दोनों के बीच में, होल्डिंग और होली ओन सब्सिडरी के बीच में, तो दोनों कंपनीज़ को रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है जनरल मीटिंग के अंदर। तो ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ होल्डिंग कंपनी अगर रेजोल्यूशन पास कर देगी तो सही है, सब्सिडरी को पास करने की ज़रूरत नहीं है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बोर्ड या फिर शेयर होल्डर्स, सेक्शन 188 सबसेक्शन 3। अ कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट शैल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बोर्ड और एज द केस में बी ऑफ द शेयर होल्डर्स। जिस भी पार्टी का अप्रूवल लेना था, जिस भी मेंबर का या बोर्ड का, जिसका भी अप्रूवल लेना था, अगर आपने उसका अप्रूवल नहीं लिया तो ये ट्रांजैक्शन जो हो जाएगी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, उसको बोर्ड या शेयर होल्डर्स के हाथ में वॉइडेबल माना जाएगा। मतलब बोर्ड और शेयर होल्डर्स के पास पावर है, वो अगर चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट को वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। First point, contract or arrangement entered without obtaining the consent of the board or approval by the resolution. Where any contract or arrangement is entered into by the director or any other employee without obtaining the consent of the board or approval by a resolution in general meeting as required under section 188 subsection 1 and no ratification by board या फिर shareholders। तो देखो पहला जो लिखा है उसमें लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट किसी भी एम्प्लॉय ने या किसी भी डायरेक्टर ने एंटर कर लिया, उसमें जो बोर्ड की अप्रूवल चाहिए थी वो नहीं ली या फिर जनरल मीटिंग का रेजोल्यूशन चाहिए था वो नहीं लिया, तो और साथ ही साथ उस ट्रांजैक्शन को रैटिफाई भी नहीं करवाया बोर्ड से या फिर जनरल मीटिंग, मतलब शेयर होल्डर्स से या फिर बोर्ड से, अब रैटिफाई भी नहीं कराया 3 महीने के अंदर ट्रांजैक्शन करने के बाद, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट है उसको करने के बाद 3 महीने तक रैटिफाई भी नहीं कराया। पहली गलती करी कि आपने अप्रूवल लेना था, आपने अप्रूवल नहीं लिया। दूसरी गलती, अप्रूवल नहीं लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, फिर भी आपके पास एक ऑप्शन था कि आप उसको रैटिफाई कर दो, 3 महीने के अंदर करवा लो, आपने रैटिफाई ही नहीं करवाया, तो उस केस में ये जो कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट है ये क्या हो जाएगी, वॉइडेबल हो जाएगी। प्लस अगर कोई कंपनी को लॉस होता है तो वो डायरेक्टर जिसने ये ट्रांजैक्शन करी वो कंपनी को इस लॉस के अगेंस्ट इंडेमनिफाई भी करेगा, मतलब जो भी लॉस कंपनी को होगा उसके लिए वो उसको पेमेंट भी करेगा। कॉन्ट्रावेंशन हुई है तो उसको ही भुगतान करना पड़ेगा इस लॉस का टू द कंपनी। तो एक बार प्रोविज़न फिर से पढ़ लेते हैं पूरा। पॉइंट नंबर ए,
Contract arrangement entered into without obtaining the consent of the board or approval by a resolution. Where any contract or arrangement is entered into by a director or any other employee without obtaining the consent of the board or approval by a resolution in the general meeting as required under section 188 subsection 1, and no ratification by the board or shareholders. If it is not ratified by the board, or as the case may be by the shareholders at a meeting, within 3 months from the date on which the contract or arrangement was entered into. Further, if the contract arrangement is with the related party to any director or is authorized by any other director, the directors concerned shall indemnify the company against such loss incurred by it. तो यहाँ पर जैसे लिखा है ना, एंड मतलब पहले तो देखो अप्रूवल लेना चाहिए था, फिर भी चलो अप्रूवल नहीं लिया, रैटिफिकेशन कराना चाहिए था, रैटिफिकेशन भी नहीं कराया 3 महीने के अंदर अंदर, फिर तो पक्का पक्का ये वॉइडेबल हो जाएगा. नेक्स्ट, company may proceed to recover the loss in contravention of the provisions of this section. Section 188 subsection 4 provides that if it shall be open to the company to proceed against a director or any other employee who had entered in such contract or arrangement in contravention of the provisions of section 188 for recovery of any loss sustained by it as a result of such contract or arrangement. So जो हमने just इसके ऊपर लाइन पढ़ी थी ना, further if the contract arrangement, तो उसी की चीज़ के लिए बोला है कि कंपनी के पास ये पूरी खुली छूट है कि वो रिकवरी कर सकती है फ्रॉम सच डायरेक्टर या फिर अदर पर्सन. Punishment for contravention section 188 subsection 5. Any director or any other employee of a company who had entered into contract or arrangement or authorized it in violation of the provisions of section 188. आप खुद डायरेक्टर हो, आपने खुद से कर दिया, या फिर किसी एम्प्लॉय को आपने, किसी एम्प्लॉय ने कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट में एंटर कर दिया किसी डायरेक्टर की ऑथराइजेशन के बाद, तो इस केस में वॉयलेशन हो गई सेक्शन 188 की. तो 188 की जो वॉयलेशन हुई है उसके लिए पनिशमेंट हो जाएगी. अगर लिस्टेड कंपनी है तो अलग पनिशमेंट है, अदर कंपनी है तो अलग पनिशमेंट है. तो अगर कोई लिस्टेड कंपनी के अंदर डिफ़ॉल्ट होता है तो जो भी डिफ़ॉल्टिंग डायरेक्टर या एम्प्लॉय होता है उसको 1 साल की सज़ा हो सकती है, या फिर 25,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का फ़ाइन हो सकता है, या फिर दोनों. अदर कंपनी है तो जो भी डिफ़ॉल्टिंग डायरेक्टर है, एम्प्लॉई है, उस केस में 25,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का फ़ाइन लग सकता है सिर्फ. लिस्टेड कंपनी के केस में ज़्यादा क्यों है? क्योंकि उसमें पब्लिक का स्टेक होता है, पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट होती है, पब्लिक को भी लॉस हो सकता है ऐसे डिसीजंस की वजह से. तो इसी वजह से पब्लिक एट लार्ज स्टेक होल्डर्स होने की वजह से लिस्टेड कंपनी के केस में ज़्यादा पेनल्टी, ज़्यादा कॉन्ट्रावेंशन पर पनिशमेंट दी गई है. ठीक है, सो सिंपल है. दोनों में जो लिमिट है उसकी मैक्सिमम फ़ाइन वाली, मिनिमम फ़ाइन मैक्सिमम फ़ाइन वाली, तो वो 25,000 से 5 लाख रुपए है दोनों में. बस डिफरेंस क्या है कि जो लिस्टेड कंपनी है उसके अंदर 1 साल तक की सज़ा भी हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, या फिर सज़ा के साथ फ़ाइन दोनों हो सकते हैं. अब आती है बात डिस्क्लोजर्स ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस इन द बोर्ड्स रिपोर्ट. जो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होंगी उसको आपको बोर्ड्स रिपोर्ट में भी डिस्क्लोज करना पड़ता है. सेक्शन 188 सबसेक्शन 2. Referred into under section 188 subsection 1 shall be mentioned in the board's report to the shareholders along with the justification for entering into such contract or arrangement. तो यही नहीं देना कि क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, क्या अरेंजमेंट हुआ है, साथ साथ आपको जस्टिफिकेशन भी देनी पड़ेगी कि क्यों ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया. Applicability of section 188 to corporate restructuring amalgamations. The MC has clarified that transactions arising out of compromises, arrangements and amalgamations dealt with under specific provisions of the Companies Act 2013 will not attract the requirements of section 188. Obviously जहाँ पर specific provisions दिए होते हैं तो वहाँ पर general provisions को हम नहीं लेते हैं, क्योंकि specific provisions overrule the या override the general provisions. तो इसीलिए जब कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट्स या एमैल्गमेशंस में जो चीज़ ऑलरेडी डेल्ट इन है, ट्रांजैक्शन को ऑलरेडी वहाँ पर किस तरीके से करना है, क्या डिस्क्लोजर्स है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, वहाँ पर डील किया हुआ है, तो आप सेक्शन 188 उस पर अप्लाई नहीं करोगे. ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर सेक्शन 188 एंड आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा और आपको अच्छे से समझ आया होगा. इन केस यू हैव एनी क्वेरी डाउट यू कैन कमेंट बिलो. I'll reply to that doubt और query. and और भी आपको ऐसे वीडियोस देखने हो तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आई हैव अपलोडेड अ लॉट ऑफ सेक्शंस एंड इवन एसएफएम की एक मैंने रिविजन वीडियोस भी डाली हुई हैं. आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं. आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी उसके लिए सेपरेटली. और आपके कोई भी सजेशंस हैं कि किस तरीके से हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, या कुछ भी आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए, तो आप सजेशंस दे सकते हैं. एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू इनकॉर्पोरेट देम फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियोज़. एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो गिव इट अ बिग थम्स अप, और जेन्युइनली आपको अच्छा लगा तो गिव इट अ बिग थम्स अप एंड शेयर दिस वीडियो टू everyone who might find them useful. एंड आपको अगर लगा कि आपको और भी ऐसी वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, जिससे कि आपको हर कोई नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं. एंड अगर आपकी कोई भी चैप्टर रिक्वेस्ट है या कोई स्पेसिफिक टॉपिक रिक्वेस्ट है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, कोई भी सीए फाइनल न्यू कोर्स के 8 सब्जेक्ट्स में से आपकी कोई भी स्पेसिफिक चैप्टर रिक्वेस्ट है, तो आप मुझे बता सकते हैं. मैं उसकी वीडियो अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगी, और जितना डीपली उसको समझा पाऊँगी मैं कोशिश करूँगी उसको समझाने की. ऑल्सो मैंने जो इलेक्टिव सब्जेक्ट लिया है वो इंटरनेशनल टैक्सेशन है, तो प्लीज़ अगर आपको इंटरनेशनल टैक्सेशन से रिलेटेड कोई चैप्टर रिक्वेस्ट है तो वही मुझे बताइएगा. मुझे बाकी चैप्टर्स या बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है. मुझे सिर्फ इंटरनेशनल टैक्सेशन के बारे में पता है एज़ फार एज़ पेपर 6C इज़ कंसर्न्ड. ठीक है, तो आपको और भी कोई चैप्टर, अगर आपका कोई ऐसा चैप्टर है, मतलब आपने इलेक्टिव सब्जेक्ट ऐसा लिया है जिसमें कोई कॉमन टॉपिक है जो हमारा और भी सब्जेक्ट्स में कहीं ना कहीं आया हुआ है और आपको उसमें डाउट है, तो आप मुझे बता सकते हैं. मैं उसकी भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी. फॉर टुडे दिस इज़ ऑल एंड आई होप यू लाइक्ड इट. Until then, stay safe, stay healthy, and I'll see you soon. Bye bye.